नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे खेती की प्राचीन पद्धति यानी प्राकृतिक खेती के बारे में। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसका प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो प्राकृतिक खेती है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं उदयप्रताप स्वास्थ्य महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्राकृतिक खेती पर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। जी जी। तो ये प्राकृतिक खेती है क्या, और कोई किसान प्राकृतिक खेती करना चाह रहा है जी जी। तो उसकी शुरुआत कहाँ से वो करे? दरअसल प्राकृतिक खेती सर प्राकृतिक संसाधनों आधारित खेती है, जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या बाजार से जो बीज खरीदे जाते हैं उनके खरीदे बगैर अपने संसाधनों के आधारित खेती है। किसान इस खेती को बहुत आसानी से कर सकता है। प्रकृति आधारित, प्रकृति का मतलब जीवों जो प्रकृति के साथ साथ तालमेल कर सके, प्रकृति के आधारित खेती। और देसी गाय इसके मुख्य केंद्र में रहता है। और तो डॉक्टर साहब, देसी गाय जो है जी जी, ये बेसिकली क्यों देसी गाय को ही रखते हैं? अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई जी हाइब्रिड या जर्सी नस्ल की गाय ज़्यादा पालते हैं। तो क्यों, मतलब प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय ही जरूरी है? इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है सर। जो देसी गाय है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं सर। वहीं पर विदेशी गाय की जो नस्लें हैं, जर्सी हुई, होल्स्टीन फ्रिजियन हुई, उसके 1 ग्राम गोबर में 70 से 80 लाख ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और प्राकृतिक खेती में ये सूक्ष्म जीव ही सारा कुछ काम करते हैं। मतलब इनकी भूमिका, मतलब एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एकदम महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी उस समय हम लोगों ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आनन फानन में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जल का अंधाधुंध किया गया था। उससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन भारतीय कृषि बीमार हो गई। उस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए आज प्राकृतिक खेती की फिर आवश्यकता पड़ गई है। और ऐसा नहीं कि विधा नई कोई विधा है। इस विधा को, प्राकृतिक खेती को हम लोग वैदिक काल से करते चले आए हैं। इसमें कोई कमी नहीं है। बीच में कुछ दिन के लिए भटके जरूर थे। मतलब हरित क्रांति के बाद जो है एक तरह से कहा जाए कि धीरे धीरे इसकी जो है कमी काफ़ी हुई। आज तो ना के बराबर हो गई थी। और उसका खामियाजा ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट जैसे समस्याएं भी एक वैश्विक समस्याएं बनकर पूरे विश्व के सामने खड़ी। उससे अपना देश भी, हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो भी स्थिर हो गई या कम हो गई? वो भी स्थिर होते चली जा रही है। अब ज़रूरत है कि फिर हम लोग अपनी पुरानी विधा पे लौटें, प्राकृतिक खेती पे लौटें। इसका मूल आधार सर देसी गाय है। तो डॉक्टर साहब, कोई भी हमारा किसान प्राकृतिक खेती अगर करना चाह रहा हो तो उसकी शुरुआत वो कहाँ से करे? मतलब ये होता है ना कि हम प्राकृतिक खेती करें कैसे? उसके लिए जैसे पहले हम करते आ रहे थे, खेती के संग पशुपालन। जब से हम लोग रसायन की ओर लौटे हैं तो पशुओं को छोड़ दिए हैं और सिर्फ रसायन को अपना लिए हैं। लेकिन पशुपालन में वो देसी गाय का ही पालन करें। देसी गाय का ही उसमें, और भी पशु फायदेमंद हैं, लेकिन जितना फायदेमंद देसी गाय है उसके तुलना में अन्य पशु नहीं है। तो एक देसी गाय होनी चाहिए। और एक देसी गाय अमूमन 24 घंटे में 8 से 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम गोबर देती है। इतनी मात्रा से 30 एकड़ की खेती किसान सफलतापूर्वक कर सकता है। अब एक देसी गाय से आप कहेंगे ये कैसे? इससे जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत तैयार किया जाता है। मतलब इसको परिवर्तित किया जाता है। ये 3 मेन घटक हैं। ये मेन घटक है प्राकृतिक खेती के। जीवामृत को तैयार करने के लिए 8 से 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम गोबर, 2 किलोग्राम किसी भी दलहनी फसल का बेसन, 2 किलोग्राम गुड़ और 1 किलोग्राम पुराने वृक्ष के पेड़ के नीचे की मिट्टी। इस सामग्री को 200 लीटर पानी में, एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी में सामग्री को मिला देते हैं। मिलाने के बाद एक बड़े डंडे से इसको दिन में 2 बार सुबह शाम अच्छी तरीके से 5-5 मिनट मिलाते हैं। और यह प्रक्रिया 4 से 6 दिन तक चलती है। ये इससे 6 दिन बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। ये मेन घटक है प्राकृतिक खेती का। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका इस्तेमाल 200 लीटर
पर एकड़ की दर से हम देते हैं। मतलब कोई भी फसल हो, कोई भी फसल हो, चाहे वो दलहनी हो, तिलहनी हो, चाहे रबी की हो या सब्जी की खरीफ हो, की चाहे रबी की हो, चाहे खरीफ की हो, पैमाना यही रहेगा। पैमाना यही रहेगा। ये मिनिमम पैमाना है, कम से कम 200 लीटर पर एकड़ की दर से हम देते हैं। इसको एक बार या 2 बार आवश्यकता अनुसार या उपलब्धता के अनुसार आप कम ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, या जो फसल के अनुसार भी दे सकते हैं। फसल किसी के अनुसार भी को दे अधिक सकते जरूरत हैं। पड़ती है, किसी कम को से कम जरूरत 200 पड़ती है। लीटर पर एकड़ देते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं। और एक बार जब जीवामृत तैयार हो जाता है, इसको 1 सप्ताह के अंदर प्रयोग में कर लेना चाहिए। यदि गर्मी में आप तैयार किए हैं, ठंडक में तैयार किए हैं, तो इसको एक बार तैयार होने के बाद 15 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इसमें जो सूक्ष्म जीव हो मर जाएंगे, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। किसी के उतना प्रभावी नहीं रहेगा। ये तो बात और आपकी है डॉक्टर साहब। देने का जो तरीका है, इसको सिंचाई जल में आप दे देते हैं तो पूरे खेत में फैल जाता है, एक तरह से पूरे पौधों को भी मिल जाएगा, अगर वो पानी के पूरे सहारे पौधों को देते मिल हैं जाता तो। है। डॉक्टर साहब, आपने बीजा अमृत की भी बात की, जी। तो बीजा अमृत को किस तरह से तैयार करते हैं? बीजा बीजा अमृत को तैयार करने के लिए 5 किलोग्राम गोबर और 5 किलोग्राम गौमूत्र, साथ में 250 ग्राम चूना, इसको 20 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे के लिए रख देते हैं एक पात्र में, और अच्छी तरह से मिला देते हैं, जूट के बोरे से ढक देते हैं। 24 घंटे बाद यह तैयार हो जाता है। जिस भी फसल की बुआई करना हो, बीज को बुआई करना हो, जैसे रसायन से हम लोग बीज को उपचारित करते थे, उसकी जगह पे हम लोग अब बीजा अमृत से बीज को उपचारित करते हैं। अब इससे उपचारित करने के बाद छाया में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जब हम खेत में इसकी बुआई करते हैं तो अंकुरण प्रतिशत बढ़िया होता है, बीज जनित बीमारियां दूर होती हैं, मिट्टी से लगने वाली बीमारियां दूर होती हैं, और पौधे स्वस्थ उगते हैं। मतलब इसका प्रयोग बेसल ड्रेसिंग में करें जब खेत की बुआई करते हैं, तब कि बाद में? नहीं, इसका तो हम बीज को उपचारित करेंगे। अच्छा, केवल ये बीज को उपचारित करने, बीज अमृत बीज को उपचारित करने के लिए, मतलब एक तरह से कहा जाए कि सीड ट्रीटमेंट का ये काम करता है। जैसे हम लोग रासायनिक उसमें करते हैं, वैसे हम लोग प्राकृतिक उसमें बीजामृत से बीज को उपचारित करते हैं। कितना मात्रा होना चाहिए, मतलब 1 केजी बीज के लिए? 1 केजी बीज के उसको 20 लीटर का जो घोल आप तैयार करते हैं, उसमें बीज की आवश्यकता अनुसार उसको उसमें डुबा कर निकाल लेते हैं और फिर सुखा लेते हैं। उस आधार पे इसकी बुआई करते हैं। डॉक्टर साहब, तो बीजामृत, जीवामृत, और आपने एक और घटक की बात की, घन जीवामृत। घन जीवामृत, तो ये क्या है? ये इसको कैसे तैयार करते हैं? जो जीवामृत था वो लिक्विड फॉर्म में है, बीजामृत था ये बीज शोधन के लिए है, और घन जीवामृत है यह एक ठोस फॉर्म में, ठोस रूप में खाद है। इसको तैयार करने के लिए 100 किलोग्राम गोबर और 2 किलोग्राम गौमूत्र, 2 किलोग्राम गोबर देसी गाय का गोबर और गौमूत्र को आटे की तरीके गूंथते हैं। गौमूत्र उतना ही डालते हैं जिससे वह आटे की तरीके गूंथ जाए, मतलब एक तरह से सब मिल जाए, सब मिक्स हो जाए, प्रॉपर वे में मिल जाए, और उसको एक छाया में जूट के बोरे में ढक देते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए ढक देते हैं तो जो ये खाद है ये तैयार हो जाती है। अब इसको पौधों के पास इसको दे देते हैं। यदि आप इसको छिड़काव करना चाहते हैं तो इसको हल्की धूप में या वैसे रख देते हैं, सूख जाता है। सूखने के बाद इसको डंडे से पीटकर भुरभुरा बना लेते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। कितनी मात्रा में करें हमारे किसान भाई? इसका इस्तेमाल बीज की बुआई के पहले खेत में करते हैं। इसकी मात्रा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसकी मात्रा का उपयोग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करते हैं। देने के लिए 100 किलोग्राम देसी खाद, उसको अच्छी तरह से छान लीजिए, और जो घन जीवामृत है उसको भी 100 किलोग्राम देसी खाद, 100 किलोग्राम घन जीवामृत को मिलाकर बीज की बुआई के पहले खेत में दे देते हैं। मतलब इसको एक तरह से कहा जाए कि ये देसी खाद के रूप में, मतलब उर्वरक के रूप में बुआई के समय ही इसको दे देते हैं। अक्सर डॉक्टर साहब, मतलब ये होता है कि प्राकृतिक खेती का संबंध प्रकृति से है जी, तो लोग कहते हैं कि जुताई वगैरह नहीं ज़रूरत पड़ती है। जी। तो किसानों को लगता है कि अगर हम जुताई नहीं करेंगे, निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, तो उसमें खरपतवार और बहुत सारी समस्याएं जो है उसमें आ सकती हैं। तो क्या उसमें जुताई की ज़रूरत होती है प्राकृतिक खेती में? नहीं, प्राकृतिक खेती में जुताई की ज़रूरत होती है, लेकिन रासायनिक की अपेक्षा बहुत कम होती है।
अधिकतर फसलों की बुआई हम लोग लगभग 4-5 जुताई करते हैं, लेकिन जब हम प्राकृतिक खेती पे आधारित खेती करते हैं तो उसमें 2 से 3 जुताई में काम चल जाता है। ये क्यों चल जाता है? क्योंकि जो जीवा अमृत पृथ्वी मिट्टी में जब जाता है तो इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव क्रियाशील हो जाते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। और इन जीवों में खासकर जो केचुआ है, जो हम लोग बहुत पहले से जानते आए हैं कि केचुआ किसान का सबसे बड़ा मित्र है। हाँ, तो कहा जाता है किसान मित्र है। इनकी संख्या जैसे ही जीवा अमृत मिट्टी में जाता है, इनकी संख्या अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती है। और नेचुरल फार्मिंग जिन खेतों में होती है वहाँ पे शोध बताते हैं कि 7 लाख तक केचुए पर एकड़ पाए जाते हैं। और केचुए की एक खूबसूरती ये होती है, उसका व्यवहार एक ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र से वह जाता है उससे वो लौटता नहीं है, दूसरी तरफ निकलता है। तो 1 एकड़ खेत में 7 लाख केचुए 24 घंटे जब काम करने लगेंगे तो उस खेत की संरचना आप जानते हैं कैसे हो जाएगी। मतलब एक तरह से कहा जाए कि भौतिक रासायनिक और जैविक सारी दशा में सकारात्मक सुधार होता है। और इससे न्यूट्रिएंट तो मिलते ही मिलते हैं, उसमें उसकी भुरभुरापन, उसका जो जैवांश की मात्रा है वो भी बढ़ती है। और खासकर जो केचुए खाद, एक केचुआ खाद भी बनाने का प्राकृतिक रूप से काम करता है। केचुए एक सामान्य मिट्टी में और जिस खेत में केचुआ हो उस मिट्टी में यदि तुलना किया जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा सामान्य मिट्टी की अपेक्षा 7 गुना नाइट्रोजन अधिक हो जाती है। प्राकृतिक खेती अगर किया जाए तो जो केचुओं की मात्रा हो काफी बढ़ जाएगी रासायनिक खेती की तुलना में। रासायनिक खेती डॉक्टर साहब, अक्सर होता है कि हमारी जो उत्पादकता है वो लोग कहते हैं कि प्रभावित होगी, तो ये कहाँ तक सही है या गलत है? अभी तक जितने शोध हुए हैं वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर, प्राकृतिक खेती के अपनाने से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुआ है। प्राकृतिक खेती में गौमूत्र, गोबर और जीवा अमृत जो इसका मेन घटक, इसके इस्तेमाल से जितनी फसल को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, जितनी भी न्यूट्रिएंट चाहिए, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व भी जितनी चाहिए, रिसर्च बताते हैं कि उससे कहीं अधिक पौधों को वो अवेलेबल होते हैं। क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे एनवायरनमेंट में हो, वातावरण में हो, सब अवेलेबल हैं, लेकिन वह पौधों को डायरेक्ट नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि सूक्ष्म जीव लगभग समाप्त हो गए थे। वो जो और आज आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जो है उन्मुख हों, क्योंकि तभी हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो सुधर सकता है और हमारी मनुष्य का स्वास्थ्य भी उसी से संबंधित है, वो उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। और जो हमारा पर्यावरण है, जो आजकल हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन की काफ़ी चर्चा हो रही, तो हमारा पर्यावरण भी बच सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और प्राकृतिक खेती से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाइयों को दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी नमस्कार।